हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस में लेसन 3 पढ़ेंगे और जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, इंग्लिश में कहेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और इस पाठ को हम आज पहले भाग में देखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले आप इस पाठ के नाम पर ध्यान दें। नाम है इसका परमाणु एवं अणु। तो परमाणु किसे कहते हैं? देखिए, प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक हुए हैं। उन्होंने पदार्थ या पदार्थ को हम जो द्रव्य कहते हैं उसको अज्ञात एवं अदृश्य रूप में सदैव उन्होंने उसको देखा है कि वो अज्ञात है और अदृश्य है। पदार्थ की विभाज्यता के इस मत के अनुसार बहुत से भारत के वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने अपने मत दिए हुए हैं। उन्हीं में से पदार्थ के विषय में एक भारतीय दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है महर्षि कनाड। तो महर्षि कनाड ने परमाणु के विषय में कुछ बात कही। तो आइए हम देखते हैं कि क्या होता है परमाणु। तो परमाणु कहते किसे हैं और परमाणु के विषय में महर्षि कनाड ने क्या कहा। महर्षि कनाड के अनुसार यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी पदार्थ को हम क्या कहेंगे, ध्यान रखिएगा, पदार्थ या हम इसको द्रव्य कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। तो जब कोई पदार्थ को जब विभाजित किया जाएगा तो विभाजित करने पर हमें उसके छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि जब हम पदार्थ को टुकड़ों में तोड़ रहे हैं तो तोड़ते अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब वह कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि अन्य और टुकड़ों में उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से महर्षि कनाड ने परमाणु के विषय में ये बात कही। मतलब कहने का मतलब उनका यह है कि वह सूक्ष्मतम कण जो होगा जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं वह एक अविभाज्य रहेगा। अविभाज्य का मतलब कि उसको आप आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को ही उन्होंने परमाणु कहा था। इसी प्रकार से एक अन्य हमारे भारतीय दार्शनिक हुए जिनका नाम है पकुधा कात्यायन। उन्होंने भी इन्हीं के ही मत को और विस्तार से कहा। उन्होंने कहा कि जो ये कण होते हैं ये सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। मतलब कि जो ये कण हैं ये मिले हुए हैं, संयुक्त रूप से पाए जाते हैं और ये जो है हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। अब इसी में ही हम देखेंगे कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या है। ये रासायनिक संयोजन के नियम कहाँ से आए? तो वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए। उन्होंने पहला नियम दिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम दिया स्थिर अनुपात का नियम। ये 2 नियम क्यों आए? तो इसके लिए जब हमें पता चला कि यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है? तत्वों को परस्पर संयोग करने के आधार पर 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा उन्होंने स्वाभाविक रूप से यह पता करने का इच्छा जगाई कि ये जो तत्व हैं वो कैसे और क्यों संयोग करते हैं। इसी को आधार बना करके वैज्ञानिक आत्मा एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के 2 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक संयोजन के नियम का पहला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये क्या कहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश। मतलब कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक व उसके बाद में जो फलस्वरूप उत्पाद जो बनता है तो उसमें जो द्रव्यमान
होता है तो उस द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जाएगा और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हम कोई एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जैसे मान लिया जल का निर्माण होता है, तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर के बना होता है। तो यहां पर हाइड्रोजन प्रतीक H2 और ऑक्सीजन O2 ये दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों गैसें हैं और आपस में अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर बन जाता है जल H2O। अब यहां पर जो अभिक्रिया हम सामने देख रहे हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अभिकारक हैं और उत्पाद के रूप में H2O ये जल है। अब देखेंगे यहां पर परिभाषा में लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो यहां पर ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक पदार्थों की कुल मात्रा उत्पाद पदार्थों की कुल मात्रा के बराबर होनी चाहिए। अभिकारक यहां पर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उत्पाद है हमारा जल। तो अभिकारक पदार्थों की मात्रा उत्पाद पदार्थों की कुल मात्रा के जब बराबर होगी तो यहां पर क्या होगा, द्रव्यमान ना तो हमारा उत्पन्न किया जा सकेगा और ना ही उसका विनाश किया जा सकेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होगा। और जब रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे तो यहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के अभिकारक में 2 परमाणु हैं। और उत्पाद में जब देखते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं लेकिन ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो हम क्या करेंगे, आगे 2 लगा देंगे। और जैसे ही हम 2 लगाएंगे तो अब हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो गए और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हो गए। ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु संतुलित हो गए दोनों तरफ, अभिकारक में और उत्पाद में, लेकिन हाइड्रोजन के अभी परमाणु संतुलित नहीं। तो हाइड्रोजन के उत्पाद में 4 परमाणु हुए, तो इस प्रकार से अभिकारक में भी हम 2 परमाणु लगा देते हैं। तो इस प्रकार अभिकारक में हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो जाते हैं और ये अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। अब क्या है कि अभिकारक पदार्थ की मात्रा उत्पाद पदार्थ की मात्रा के बराबर है यहां पर। अब इसको ज्ञात हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए यहां तरीका ये है कि अब हम यहां पर क्या करेंगे, हाइड्रोजन जो लिखा है 2H2, तो 2H2 में हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है हमें पता होना चाहिए, यहां पर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। और जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों का परमाणु द्रव्यमान पता है, जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2H2 है इसमें हम इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। क्योंकि यहां पर H2 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इस प्रकार से ये अणु बन रहा है, तो इसका हम आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो 2 और 1 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, तो इस प्रकार से 2 एकम 2 और यहां पर 4 हो जाता है इसका परमाणु द्रव्यमान। इसी प्रकार से, और ये बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह यहां पर लग जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 और O2 है तो 2 से गुणा हो रही है, तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये हो गया 32 और धन 4, ये हो जाएगा टोटल 36। ये 36 आ गया इसका परमाणु द्रव्यमान। अब हम उत्पाद में 2H2O का भी हम इसका भी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। क्योंकि यहां पर ये H2O ये एक अणु के रूप में है तो इसको हम बोलेंगे आणविक द्रव्यमान। तो 2 पहले से ही लगा हुआ है, हाइड्रोजन का 1 और गुणा 2 और जोड़ने पर ये ऑक्सीजन का देखेंगे तो ये 16 हो रहा है। तो 2 और प्लस 16 हो जाएगा यहां पर ये 18 और ये हो जाएगी गुणा 18 दूनी 36। तो इस प्रकार से अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद पदार्थ की मात्रा यहां पर क्या हो गई, समान हो गई। तो यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थों की कुल मात्रा उत्पाद पदार्थों की कुल मात्रा के बराबर होनी चाहिए। आइए अब हम द्रव्यमान संरक्षण का दूसरा नियम देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है, किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। कोई भी यौगिक है
उसमें जो तत्व होते हैं सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। यह है हमारा स्थिर अनुपात का नियम। जैसे मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड यह एक यौगिक है, इसका सूत्र होता है CO2, सूत्र होता है CO2, रासायनिक सूत्र CO2 है। अब यहां पर अगर यदि हम बात करें तो इसमें कुल तत्व कितने हैं, तो इसमें कुल तत्व दो हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन दो तत्वों से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक बना। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर कार्बन जो है इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, एक है, और ऑक्सीजन जो है इसमें परमाणु की संख्या कितनी है, तो O2 लिखा है, तो यहां पर ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। तो इस प्रकार से यहां पर हम देखेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 1:2 है। कितना है? 1:2 है कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात। तो यहां पर एक निश्चित अनुपात है इनका, कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का एक निश्चित अनुपात है। और परिभाषा भी कहती है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यानी कि इनका जो द्रव्यमान है कार्बन और ऑक्सीजन का, उनका द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में ही विद्यमान होगा, तभी वहां पर हमें यौगिक का निर्माण होगा, यानी कि यौगिक प्राप्त होगा। अब आगे यहां पर यह बात हो रही कि ये जो दो नियम आओगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, तब आगे वैज्ञानिकों के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि अब इन नियमों को उचित ढंग से कैसे व्याख्या की जाए। तो इसी के क्रम में एक अंग्रेज रसायनज्ञ हुए जिनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु नाम दिया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्त संगत व्याख्या की। तो अब आगे हम देखेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। तो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो उनका क्या सिद्धांत था? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे वो तत्व, यौगिक या मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। महर्षि कनाड ने भी यही बात कही और जॉन डाल्टन ने भी यही बात कही कि जितने भी पदार्थ हैं या जितने भी सभी द्रव्य हैं, वो चाहे तत्व हो, चाहे यौगिक हो या मिश्रण हो, वो किससे बने होते हैं? सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। और उन्हीं सूक्ष्म कणों को उन्होंने नाम दिया परमाणु। और वह सूक्ष्म कण जो परमाणु है, उसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अविभाज्य है। डाल्टन के सिद्धांत की अब यहाँ पर विवेचना हम आगे पढ़ेंगे। तो डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना, तो डाल्टन ने अपने सिद्धांत की विवेचना कुछ इस प्रकार से की। तो सबसे पहली बात इन्होंने कही कि सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ठीक है, सभी द्रव्य किससे निर्मित होते हैं? परमाणुओं से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। वो क्या होते हैं? वो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। कैसे कण होते हैं? अविभाज्य, यानी कि जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित किए जाते हैं और ना ही उनका विनाश किया जाता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन सूक्ष्मतम कणों को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, सृजित यानी कि उत्पन्न, यानी कि उनको ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उनको नष्ट किया जा सकता है, या कह सकते हैं विनाश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, दिए गए जो तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कोई भी तत्व है उसमें जो सभी भी परमाणु होंगे
परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा और उनके रासायनिक गुणधर्म होंगे वो सभी क्या होंगे, समान होंगे। इसी प्रकार से आगे अगला पॉइंट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अभी हमने यौगिक में बताया था कि यौगिक, जैसे उदाहरण दिया था कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो यहां पर भिन्न भिन्न जो तत्व हैं, यहां पर दो तत्व हैं, एक है कार्बन और दूसरा है ऑक्सीजन। तो भिन्न भिन्न जो तत्व हैं उनके परमाणु जो है परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाएंगे। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का जो परमाणु है सबसे पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो होगी उसका अनुपात, और इसका अनुपात क्या है, 1:2। यहाँ पर अगर कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात की बात कही जाए तो 1:2 के अनुपात में मिलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक का निर्माण हो रहा है। अगला पॉइंट है, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि परमाणु क्या होता है। क्या होता है परमाणु? तो क्या आपने कभी किसी इमारत की दीवार बनते देखी है? तो आप ध्यान देंगे जो दीवारें होती हैं, उनके जो कमरे होते हैं या जो दीवारें होती हैं वो कई समूहों में होती हैं। ठीक है, इतनी बड़ी जो इमारत होती है, विशाल इमारत, वह एक रचनात्मक इकाई है। और रचनात्मक इकाई यानी कि उसकी रचना की गई है। कोई किसी बाम्बी की रचनात्मक इकाई क्या होती है या किसी रेत का कण कैसा होता है, तो हम ध्यान देंगे कि इमारत में यदि दीवार है तो वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर के बनी होती है, और यदि ईंटों की बात की जाए तो वो ईंट भी किससे बनी होती है, वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। मिट्टी से बनाई जाती है या रेत से बनी हुई कण छोटे छोटे कणों से मिलकर के वह हमारी एक विशाल इमारत का निर्माण करती है। तो आइए हम देखते हैं परमाणु के विषय में क्या है। तो परमाणु अभी हम पिछले भाग में अभी हम देख रहे हैं कि परमाणु क्या होते हैं। परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, या किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं उससे भी बहुत छोटे होते हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर एक हम रखते हैं तो बड़ी कठिनाई से एक कागज की पतली मोटी शीट परत तैयार हो पाती है। तो सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई परमाणु है जो अत्यंत छोटी होती है। परमाणु का आकार इतना छोटा होता है जिसको हम किसमें मापते हैं, नैनोमीटर में मापते हैं, जिसको हम लिखेंगे NM, नैनोमीटर में परमाणु के आकार को मापा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। अभी हम इस पाठ को यहीं तक पढ़ेंगे। इस लेसन का शेष बचा हुआ भाग अगले भागों में पढ़ेंगे।